गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मेरा नाम है वैभव। आज हम एक नया चैप्टर अपनी गणित में जिसका नाम है प्रायिकता प्रोबेबिलिटी उसे शुरू करेंगे। आज हम उसका पहला भाग भाग एक में चर्चा करेंगे और अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो आज हम अपना नया पार्ट नया चैप्टर प्रायिकता प्रोबेबिलिटी शुरू करते हैं। तो चलिए, देर किस बात की है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो आज हम पढ़ेंगे भूमिका, इंट्रोडक्शन, है ना, कि चैप्टर में क्या क्या है, क्या क्या पढ़ेंगे हम, क्या कैसे पढ़ना है ना। उसके बाद हम सम प्रतिबंध प्रायिकता, जिसे हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बोलते हैं, उस पर दृष्टि डालेंगे और अच्छे से समझेंगे और चर्चा करेंगे। ठीक है, ये आपकी पुस्तक में 13.2 पे दी हुई है, तो एक बार वहां से भी पढ़ लेना। बाकी हम कक्षा में वीडियो में अच्छे से तो समझेंगे। चलिए फिर शुरू करते हैं। तो इंट्रोडक्शन देखते हैं। आज हम इस पार्ट में क्या क्या पढ़ेंगे। इस अध्याय में हम किसी घटना की सम प्रतिबंध प्रायिकता कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के बारे में विचार करेंगे, है ना। एक कोई घटना जब होती है उससे दूसरी घटना पे क्या प्रभाव पड़ता है ना। तो इन सब पे हम चर्चा करेंगे। अभी हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बहुत अच्छे से आज ही पढ़ेंगे थोड़ा सा, उसके बाद भी आगे हम पढ़ेंगे। तो आप चलिए देखते हैं। ठीक है, उसके बाद जबकि किसी अन्य घटना के घटित होने की सूचना हमारे पास हो तथा इस महत्वपूर्ण अवधारणा की सहायता से बेस प्रमेय, जिसे हम बेस थ्योरम बोलते हैं, प्रायिकता का गुणन नियम तथा स्वतंत्र घटनाओं के बारे में समझेंगे। अभी क्या कह रहे हैं, जब किसी अन्य घटना के घटित होने की सूचना हमारे पास हो तथा इस महत्वपूर्ण अवधारणा की सहायता से क्या पढ़ेंगे, बेस थ्योरम, इसे क्या बोलते हैं, बेस थ्योरम, इस पर चर्चा करेंगे। उसके बाद प्रायिकता का गुणन नियम तथा स्वतंत्र घटनाओं के बारे में भी समझेंगे। तो देखकर चलो आगे देखते हैं। उसके बाद हम यादृच्छिक चर, जिसे हम रैंडम वेरिएबल बोलते हैं, और उसके प्रायिकता बंटन की महत्वपूर्ण अवधारणा को भी समझेंगे तथा किसी प्रायिकता बंटन के माध्य, जिसे हम मीन व प्रसारण, जिसे हम वेरिएंस बोलते हैं, के बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो रैंडम वेरिएबल और उसके मीन व प्रसारण या फिर वेरिएंस के बारे में भी समझेंगे। उसके बाद हम अध्याय के अंतिम अनुभाग में हम एक महत्वपूर्ण असंतत प्रायिकता बंटन, जिसे हम डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे, जिसे द्विपद बंटन कहा जाता है। ठीक है, क्या क्या पढ़ेंगे हम, अभी तो हमने कंडीशनल कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, रैंडम वेरिएबल और डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, है ना, इस पे हम चर्चा करेंगे। और इस अध्याय में हम ऐसी परीक्षण लेंगे जिनके परिणाम सम संभाव्य होते हैं जब तक कि अन्यथा ना कहा गया, है ना। तो हम उन चीज के परीक्षण लेंगे जिनका जो वो प्रायिकता का परिणाम है वो लगभग लगभग सम संभाव्य हो। ठीक है, चलिए फिर भूमिका हमने पढ़ ली, अब आगे देखते हैं हमें आज क्या पढ़ना है। तो आज हम पढ़ेंगे समप्रतिबंध प्रायिकता, जिसे हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी भी कहते हैं। ये आपकी पुस्तक में 13.2 में है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि जो भी यहाँ कक्षा में पढ़ाऊँ वो एक बार आपको अपनी पुस्तक से भी पढ़ना है। तो आज हम जैसी कक्षा खत्म करेंगे उसके बाद अपनी पुस्तक से भी आप इसे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, जिसे हम समप्रतिबंध प्रायिकता बोलते हैं, इसे पढ़ो। ठीक है, हम पढ़ेंगे समप्रतिबंध प्रायिकता। ठीक है, अभी तक हमने किसी घटना की प्रायिकता ज्ञात करने पर चर्चा की है ना। अभी तक हम किसी भी घटना, कोई भी इवेंट हो रहा उसकी प्रोबेबिलिटी या प्रायिकता ज्ञात करने पर चर्चा की। यदि हम किसी प्रतिदर्श समष्टि की दो घटनाएं दी गई, अब वो कह रहे हैं अगर हमें दो घटनाएं दी गई, है ना, तो क्या किसी एक घटना के घटित होने की सूचना का प्रभाव दूसरी घटना की प्रायिकता पर पड़ता है। आइए इस प्रश्न के उत्तर के लिए एक यादृच्छिक परीक्षण पर विचार करें जिसके परिणाम सम संभाव्य हो। ये क्या कह रहा है कि अभी तक हमने किसी भी घटना की प्रायिकता ज्ञात करने पर चर्चा की, लेकिन अगर हम जो कोई दो घटना हो और एक घटना के घटित होने से दूसरी घटना की प्रायिकता पर क्या कोई असर पड़ता है ना, तो अब हम उस पर चर्चा करेंगे। पड़ता है नहीं पड़ता हमें नहीं पता, अभी हम आगे देखेंगे, आप भी और हम भी दोनों साथ मिलकर समझेंगे। ठीक है, तो हम अब आगे यादृच्छिक परीक्षण पर विचार करेंगे जिसके परिणाम सम संभाव्य है। सम संभाव्य मतलब इनके जो परिणाम होंगे वो लाइकली होंगे, मतलब एक जैसे होंगे। ठीक है, इतना समझ आ गया। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, आइए अब तीन न्याय फिर सिक्कों को उछालने के परीक्षण पर विचार कीजिए। इस परीक्षण का प्रतिदर्श समझती है। देखो अब ये कह रहा है कि मान लो कोई तीन सिक्के होते हैं ना, जिसमें हेड टेल चत और पट होता है ना सिक्के। तो
ऐसे 5-10 के सिक्के आते हैं वो। हाँ, तो मान लो हमने 3 सिक्के उछाले, ठीक है, 3 सिक्के एक साथ उछाले, है ना, तो उसका जो प्रतिदर्श, प्रतिदर्श मतलब सैंपल स्पेस, मतलब क्या क्या आ सकते हैं, मतलब 3 सिक्के उछाले तो क्या क्या आ सकते हैं, एक में हेड आ सकता है, दूसरे में हेड फिर टेल, है ना, इस प्रकार से, या फिर किसी में हेड किसी में टेल, है ना, इस प्रकार के अलग अलग कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, उसे हम प्रतिदर्श बोलते हैं, जिसे हम प्रतिदर्श या फिर सैंपल स्पेस भी बोलते हैं, और हम इसे एस से दर्शाते हैं। तो एस यहाँ पे हमारा सैंपल स्पेस क्या होगा, क्या क्या हो सकता है, कि मान लो 3 सिक्के हैं, हम ऐसा कर सकते हैं तीनों में हेड भी आ सकता है ना, हेड 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 आ जाए, या फिर एक में 2 में हेड एक में टेल आ जाए। देखो कैसे हमें पूरा सैंपल स्पेस या फिर प्रतिदर्श बनाना है, आप लोग देखो। सबसे पहले मान लो 3 सिक्के दी हैं, सिक्के में या तो हेड हो सकता है या टेल हो सकता है ना, तो हम शुरू कर रहे हैं, मान लें कि तीनों हेड है, ठीक है, तो पहला केस हो सकता है, पहली स्थिति हो सकती है कि तीनों के तीनों हेड आए, तो हेड 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 एच 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 लिख दिया। अब क्या करेंगे, हम हेड लेंगे एक टेल रख देंगे, ऐसा भी हो सकता है 2 हेड 1 टेल आए, है ना, फिर अब इस टेल को हम यहाँ पे शिफ्ट करेंगे, क्या आएगा, हेड टेल हेड, ये भी हो सकता है। फिर इस टेल को हम आगे ले जाएंगे, क्या होगा, टेल हेड हेड, ये भी हो सकता है ना। तो उसके बाद अब देखो, अब इतना हो गया, अब ऐसा हो सकता है एक हेड आए और 2 टेल आए, तो हमने एच टी टी कर दिया, है ना। अब हमें क्या करना है, इस एच को हम यहाँ ले जाएंगे, तो टी एच टी कर दिया, टेल हेड टेल कर दिया, है ना। अब ये एच आगे आएगा तो टेल टेल हेड हो गया, है ना, और फिर ये हेड हट के अब टेल आ गया, तो टेल टेल टेल, ये स्थिति भी हो सकती है, कितनी हुई, 1 2 3 4 5 6 7 8, हमारे सैंपल स्पेस हमारे प्रतिदर्श में 8 प्रकार की स्थितियां हैं, है ना। एक बार फिर से कैसे, हेड 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 से शुरू किया और टेल 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 पे जाता है, कैसे आएंगे, हेड हेड हेड, फिर यहाँ एक एच की टी करेंगे, फिर इस टी को हम आगे बढ़ाते चलेंगे, है ना, एच टी एच और टी एच एच, ठीक है। अब हम टी को आगे नहीं बढ़ा सकते, तो हम एस टी टी से शुरू करेंगे, है ना, यहाँ हमने एच एच टी से करेगा, किया था 2 हेड एक टेल से, अब हम एस टी टी से करेंगे, एस टी टी, फिर ये एच आगे जाएगा, ऐसे चलता है डी एच टी और टी टी एच, अंत में क्या है, टी टी टी, तो हमारे 8 में सैंपल स्पेस में, ठीक है। क्योंकि सिक्के न्याय हैं, इसलिए हम प्रतिदर्श समष्टि के प्रत्येक प्रतिवर्ष बिंदु की प्रायिकता 1/8 निर्दिष्ट कर सकते हैं। तो क्या कह रहे हैं, क्योंकि ये न्याय है, मतलब जितने चांसेस हेड आने के, जितने चांसेस हेड आने के उतने ही चांसेस टेल आने के भी, है ना, कि न्याय हो रहा है ना, 50-50, आधा आधा है, कि अगर हेड आ सकता है तो टेल भी आ सकता है ना, हम जो सिक्का उछालेंगे अब जो आ जाए, इसलिए उनका प्रायिकता एक, एक स्थिति का होने की प्रायिकता कितनी होगी, 1/8, है ना। क्यों, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7, ये 8 है टोटल, है ना। अब एक स्थिति की बात कर रहे हैं, क्या होगा, 1/8 निर्दिष्ट कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। चलो, मान लीजिए ई घटना न्यूनतम 2 चित्र प्रकट करता है, प्रकट होना, है ना, और एफ घटना पहले सिक्के पर पट प्रदर्शित होना को निरूपित करते हैं, तो हमारा ई इवेंट क्या होगा, ई क्या कह रहा है, न्यूनतम 2 चित्र से न्यूनतम 2 चित्र चाहिए, है ना। यहाँ देखो न्यूनतम 2 चित्र किसमें है, चित्र मतलब है, देखो इसमें है न्यूनतम, है ना, 2 से 3 हो सकते हैं लेकिन 2 से 1 नहीं हो सकता, इसमें है, इसमें है, इसमें है, इसमें है ना, लेकिन इनमें नहीं। तो ये हो गया हमारा ई घटना, ई घटना क्या है, जिनमें 2 हेड, तो हेड 2 इनमें है ना, एच 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 एस टी एच टी एच और टी एच एच। और एफ क्या कह रहा है, एफ घटना कह रहे हैं कि पहले सिक्के पर पट होना चाहिए, एफ का कहना है कि पहले उसे हेड टेल से कोई मतलब नहीं है, उसे बस ये चाहिए कि पहला जो है वो पट हो या टेल, ठीक है। तो पहला कौन सा है, ये है, फिर ये है, फिर ये है ना, ये 4 है, ध्यान रखिए, टी एच एच टी एच टी 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 एच और टी टी टी, ये क्या है, इन पे पहला जो है वो पट है ना। तो चलो फिर इतना समझ में आ गया, ई और एफ है, चलो फिर आगे समझते हैं। इसलिए पी क्या होगा, अब हमें पूरी घटना की प्रोबेबिलिटी या प्रायिकता चाहिए, तो हम कैसे करते हैं, उसे पी के रूप से दर्शाते हैं ना। तो क्या होगा, प्रोबेबिलिटी किसकी, एच 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 की, एच एच टी की, एच टी ची, एच टी एच की और टी एच एच की, है ना, होगी ना। तो यहाँ पे देखो, हम ई इवेंट की बात कर रहे हैं ना, ई ई घटना की बात कर रहे हैं, तो हम इसकी जो है हर एक की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे और इनको योग कर देंगे, है ना, इनकी प्रायिकता निकालेंगे और उनका योग कर देंगे। एच 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 क्या है, 1/8 होगा, क्योंकि ये न्याय है ना, न्याय है क्यों, प्रतिवर्ष समस्त के प्रत्येक प्रतिदर्श बिंदु की प्रायिकता 1/8 निर्दिष्ट है ना, क्योंकि जितने एच मतलब सारे के सारे मतलब यहाँ पे न्याय हो रहा है, जितनी प्रायिकता हेड 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 की है उतनी प्रायिकता हेड हेड टेल की भी है। इसलिए हेड 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 की 1/8 है, क्यों, क्योंकि ये एक है किसमें से, सैंपल स्पेस कितना था हमारा, प्रतिदर्श कितना था, 8 का था, है ना, हमारा प्रतिदर्श कितना 8 का था, तो नीचे 8 आएगा, हम बात 1 की कर रहे हैं तो ऊपर 1 आएगा, तो हेड 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 का 1/8, ऐसे हेड हेड टेल का भी 1/8, हेड टेल हेड का भी 1/8 और टी एच एस का भी 1/8, हम इनका योग करेंगे तो हमारे पास 4/8 आएगा। हम इसे 4 से काटेंगे दोनों को, 4 एकम 4, 4 दूनी 8,
तो हमारी प्रायिकता है, हमारी प्रोबेबिलिटी आएगी 1/2। क्यों? क्योंकि प्रतिदर्श समष्टि के प्रत्येक प्रतिदर्श बिंदु की प्रायिकता 1/8 निर्दिष्ट है। इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो चलो अब हम प्रोबेबिलिटी या प्रायिकता देखते हैं। एफ घटना, एफ इवेंट, है ना। एफ क्या था? एफ था टीएचएस, टीएसटी, टीटीएच और टीटी, है ना। यहाँ भी चार है। तो देखो जितना इसका है हेड 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 का, उतना ही टीएचएच की भी प्रायिकता है ना। तो ये भी 1/8 आएगी। तो टीएचएच की 1/8 प्लस टीएसटी की 1/8 और टीटीएच की 1/8 और टीटी की 1/8। हम इन चारों का योग किया तो आएगा 4/8। चार से हम ऊपर और नीचे काटेंगे, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, है ना। तो ये हमारा क्या होगा? 1/2। तो प्रायिकता इवेंट की कितनी है? 1/2। प्रायिकता एफ घटना की कितनी है? 1/2। दोनों की क्या है? 1/2। इतना समझ में आ गया। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। साथ ही ई इंटरसेक्शन एफ क्या है? टीएचएफ। ई इंटरसेक्शन एफ मतलब जो ई घटना और एफ घटना दोनों में, है ना। ई घटना और एफ घटना में कौन कौन से, ये देखो यहाँ पे अगर आप देखो ई घटना और एफ घटना में कॉमन कौन है ना, जो ई में है और एफ में दोनों में। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे तो कौन सा है? ये टी एच एच, हाँ ये टी एच एच है। ये दोनों में है, ई में भी है और एफ में भी है ना। है ना टी एच एच। इसलिए टी एच एच जो है वो इनके बीच का इंटरसेक्शन भी कहलाता है। ऐसे ही हम इसके इंटरसेक्शन की प्रायिकता देखेंगे, है ना, कि इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है ना। तो कितनी होती है? सिर्फ टी एच एच की बात हो रही है ना। टी एच एच कितना है? 1 है। और सैंपल स्पेस में या फिर प्रतिदर्श में स्थितियां कितनी है? 8 है। क्या होगा? 1/8, है ना। 1/8 ही तो आएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं। चलो अच्छी समझ में आ रहा है। चलो फिर आएगा। अब मान लीजिए हमें दिया है गया है कि पहले सिक्के पर पट प्रकट होता है, अर्थात घटना एफ घटित हुई। अब वो कह रहे हैं, अब मान लीजिए हमें दिया गया है कि पहले सिक्के पर पट प्रकट होता है। अब हमें पता है कि पहले सिक्के पर क्या है? पट है ना, टेल है। अर्थात घटना एफ घटित हुई है, ठीक है। क्योंकि घटना एफ में ही हमने कहा था कि हमें पहले पे टेल या पट चाहिए, है ना। तब घटना ई की क्या प्रायिकता हो? अभी हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे हैं, है ना। तो क्या कह रहे हैं कि अगर मान लो घटना एफ घटित हो गई तो इससे घटना ई पर क्या फर्क पड़ेगा, उसकी प्रायिकता क्या होगी, ये जानना चाहते हैं। तो एफ के घटित होने की सूचना पर यह निश्चित है। अब एफ घटित हो गया तो यह तो निश्चित है कि ई की प्रायिकता ज्ञात करने के लिए उन प्रतिदर्श, देखो एफ घटित हो गया तो अब ये निश्चित है कि अगर हम ई की प्रायिकता ज्ञात करेंगे तो उनके लिए हम उन प्रतिदर्श बिंदुओं पर विचार नहीं किया जाएगा जिनमें पहले सिक्के पर पट नहीं। क्यों? इसी को हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी या फिर या फिर समप्रतिबद्ध प्रायिकता बोलते हैं, है ना। कि हम अगर कोई एक घटना हुई है उसका प्रभाव दूसरी घटना पर भी पड़ेगा। तो अब ये तो निश्चित है कि अगर एफ घटित हुआ है तो ई की प्रायिकता जब हम ज्ञात करेंगे तो उन प्रतिदर्शों में से हम उन बिंदुओं को अलग कर देंगे, है ना, जो कि एफ जिनमें एफ घटित नहीं हो रहा है, मतलब जिनमें टेल या पट पहले नहीं है ना। जिन स्थितियों में पट सबसे पहले सिक्के पे पट नहीं आता उन्हें हम अलग करते हैं, है ना। उन प्रतिवर्ष बिंदुओं पर विचार नहीं किया जाएगा जिनमें पहले सिक्के पर पट नहीं है। कोई दिक्कत नहीं। चलो घटना ई के लिए इस सूचना से प्रतिदर्श समष्टि एस से घटकर इसका उप समुच्चय एफ बन गया है। अब वो कह रहे हैं घटना ई के लिए जब हम प्रायिकता निकालेंगे उसका जो प्रतिदर्श था ना जिसे हम एस बोलते थे, अब वो एस से घटकर उप समुच्चय एफ बन गया, सबसेट एफ बन गया, है ना। अब हम प्रायिकता किससे? एफ से निकालेंगे, है ना। अन्य शब्दों में हम अन्य शब्दों में इस अतिरिक्त सूचना ने हमें वास्तव में यह बताया है कि हालात के एक ऐसे नए यादृच्छिक परीक्षण के रूप में समझना चाहिए जिसका प्रतिदर्श समष्टि केवल उन परिमाणों का समुच्चय हो जो कि घटना एफ के अंदर। तो कहने का मतलब इनका सीधा सीधा ये है कि अगर कोई घटना हो रही है तो दूसरी घटना पे जो फर्क पड़ेगा उसमें, अगर जो पहली घटना है ना जो हो चुकी है उसके अनुकूल है, वहीं से हम उसका दूसरी घटना का प्रायिकता या प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, है ना। कि अगर एफ इवेंट हो गया है हमारा और हमें ई इवेंट कराना है, मतलब ई घटना करानी है और एफ घटना हो गई है, तो हम कैसे, तो जो एफ घटना हो चुकी है उसमें जो कंडीशन जो की स्थिति थी हमें उनके अनुकूल ही ई घटना की प्रायिकता निकालनी पड़ेगी। और इसमें जैसे एफ में हमारा जो प्रतिदर्श था वो एस था, लेकिन ई में हमारा प्रतिदर्श एस से घटकर एफ हो जाएगा, ठीक है, एफ हो जाएगा।
इसमें कोई दिक्कत नहीं। केवल उन परिणामों का समुच्चय है जो कि घटना एफ के अनुकूल है। ठीक है, इतना अच्छे से समझ में आ गया। चलो, अब एफ का वह प्रतिदर्श बिंदु जो ई के भी अनुकूल है, टी एच एच है ना। एफ का वह बिंदु जो ई के भी अनुकूल है। एफ में क्या था, पहले टेल होना चाहिए है ना, और ई क्या था, बिंदु हेड होना चाहिए। तो अगर आप ई घटना और एफ घटना दोनों को देखोगे तो वहां सिर्फ एक ही स्थिति है, जिसे हम टेल हेड हेड बोलते हैं, कि यहाँ पर उसका पहला जो है वो बट भी है और इनमें दो हेड भी है। ई घटना और एफ घटना दोनों के अनुकूल है। अतः, और इंटरसेक्शन में ही पढ़ा था, इंटरसेक्शन क्या होता है, ई घटना और एफ घटना दोनों में। अतः एफ को प्रतिदर्श समष्टि मानते हुए घटना ई की प्रायिकता 1/4 है ना। घटना ई की प्रायिकता कितना है, 1/4। क्यों यहाँ 4 क्यों लिया, हर बार 8 लेते थे, यहाँ 4 इसलिए लिया क्योंकि हमने एफ को प्रतिदर्श बनाया है। और हमारे एफ में कितनी, सिर्फ 4 स्थितियां है ना, 1 2 3 4, इसलिए 1/4 आए। ठीक है, कोई दिक्कत। एफ का घटित होना दिया गया होने पर ई की प्रायिकता 1/4 है। ठीक है, अच्छे समझ में आ गए। चलो आगे बढ़ो। हाँ, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। बाकी आज हमने क्या देखा, हमने भूमि का इंट्रोडक्शन देखी कि हम क्या क्या पढ़ेंगे। हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, जिसे हम सम प्रतिबंध प्रायिकता कहते हैं, उसको पढ़ेंगे इस चैप्टर में। उसके बाद हम बेस थ्योरम या फिर बेस प्रमेय इसको समझेंगे, है ना। उसके बाद हम रैंडम वेरिएबल, जिसे हम यादृच्छिक चर बोलते हैं, इस पे चर्चा करेंगे। और अंत में हम डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, है ना, जिसे हम असंतत प्रायिकता बंटन कहते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे, है ना। और इनके पढ़ने के बाद जब हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी देखी हमने, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में क्या होता है कि जब एक घटना हो जाती है तो उसका प्रभाव दूसरी घटना पर कैसे पड़ता है, उस पर चर्चा की और अच्छे से समझा। ठीक है, बाकी अगली कक्षा में हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हमारी थोड़ी बाकी है, तो उसे अच्छे से समझेंगे, है ना। समप्रतिबंध प्रायिकता उसे अच्छे से समझेंगे। आपकी पुस्तक में 13.2 में है, तो ध्यान से अभी जो पढ़ा है वो एक बार पुस्तक से पढ़ लेना, ताकि और अच्छे से आपको समझ में आए। ठीक है, आज के लिए इतना ही। बाकी धन्यवाद, थैंक यू, मिलते हैं अगली कक्षा में।